स्टूडेंट, आप जैसे ये देख रहे हैं द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 19/5/2026। ठीक है, ये एक दिन पहले का है। आज 20 तारीख है। ये कल का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ और हो सके तो मैं पर डे ये एनालिसिस मैं देते रहूँगा। ओके, फॉर यूपीएससी, फॉर बीपीएससी, जेपीएससी, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सब में फ़ायदा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ इस एनालिसिस के बारे में। ओके, अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आज की जो टॉपिक डिस्कशन होगी वो 5 टॉपिक डिस्कशन पे है। पहला, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 124। फिर होगा इबोला आउटब्रेक इन डीआरसी, याद रखो डोमिनिकन रिपब्लिक कॉन्गो है। ठीक है, ये डीआरसी है। ओके, एक मिनट। हाँ, ये डोमिनिकन पब्लिक है, डीआरसी है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पैलियो कैनाल्स कहाँ पर है, चैनल कहाँ पर है, पैलियो चैनल, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक होगा आर्कटिक, इंडिया इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर, जिसमें आएगा हिमाद्री ऑब्जर्वेटरी है, ऐसे इंडार्क ऑब्जर्वेटरी है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आता है प्रीलिम्स फोकस, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसके टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर के बारे में समझो। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में क्यों है। ठीक है, ओके, नाउ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 124(1). देखिए, आर्टिकल 124(1) क्या कहता है, पहले उसके बारे में जान लो। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द सीजीआई एंड नॉट मोर देन 7 जज। याद रखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल 124(1) कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओरिजिनली इन आर्टिकल 124(1) इनवाइसेस ए सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सीजीआई एंड नॉट मोर देन 7 जज। यानी कि सीजीआई और उसके अलावा जितने भी 7 जज है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, कुछ सालों के बाद इसमें अमेंडमेंट होता है जिसमें एक्सटीड किया जाता है जजेस को लेकर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में, यहाँ पर बोला गया, जब सुप्रीम कोर्ट द नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 ओरिजिनली इनेक्टेड प्रोवाइडेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जज, सीजीआई को छोड़कर कितना कर दिया गया, 10। पहले कितना था, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब 10 कर दिया गया। ठीक है, अब याद करिए, फिर उसके बाद ये 10 से फिर इंक्रीज हो जाता है 13। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है 13 बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1960। बात को समझना। ओके, फिर 1986 में, यही 1986 में अब यहाँ पर कितना हो जाता है, जज हो जाते हैं 17। ओके, अब फिर 86 का फिर अमेंडमेंट करके कर दिया जाता है 17 से 25। अब उसके बाद 2009 में फर्दर अमेंडमेंट होता है जिसके कारण 25 से हो जाता है 30। ओके, अब फिर 2019 में अमेंडमेंट किया जाता है, फिर 30 से 35 किया जाता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर अब हम लोग देख रहे हैं कि 35 से 37 कर दिया गया है। ओके, तो ये सब कुछ है जो सीक्वल है कि आखिर जजेस का इंक्रीजमेंट क्यों हो रहा है। अब देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या हो गया, देखिए इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि इंक्रीज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 37 कर दिया गया, उसके पीछे पॉइंट्स बस यही रखा गया कि यहाँ पर जो केसेस के जो बर्डन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जो पेंडिंग केसेस के बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी ने, यानी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया ताकि इंक्रीज किया जाए 37 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले टॉप में लिखा हुआ है कि 93,000 केसेस स्टैंड। ओके, ओके, नाउ उसके बाद फिर हम लोग देखिए 2026 में 37 जज कर दिया गया, 2019 में 33 था, अब 2026 में 37 कर दिया गया, 37 कर दिया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो आप समझ लिए। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू
has issued a ordinance increase the sanction strength of the judge in the Supreme Court of the India from 33 to 37 judges excluding the CGI. पहले कितने थे? 33 2019 में, एंड देन आफ्टर 37 हो गया 2026 में. ओके, द प्रॉबरली द स्ट्रेंथ बिकम द 38 इंक्लूडिंग द CGI. याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि आखिर बताइए हमारे जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडिंग द CGI, तो आंसर होगा 37. लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग करोगे तो आंसर होगा 37 और इंक्लूडिंग करोगे तो हो जाएगा 38. ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनेंस एक्चुअली या होता क्या है. ऑर्डिनेंस एक तरह का टेम्पररी लॉ है जो कि प्रेसिडेंट इशू करता है आर्टिकल 123 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. जब पार्लियामेंट क्या हो, जब सेशन में ना हो, इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी हो, और सेम फोर्स एज अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव इट आफ्टर रिकन्वेनिंग. इफ नॉट अप्रूव विद इन 6 वीक इट लैप्स. सही बात है. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस. एक होता है एग्जीक्यूटिव इनिशिएशन पहला फेज में, जिसमें क्या होता है, यूनियन कैबिनेट डिसाइड करते हैं अर्जेंट लीगल एक्शन इज नीडेड वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. तो उसकी मिनिस्ट्री कौन होती है? लॉ एंड जस्टिस. ठीक है, याद रखिएगा. जिसमें कैबिनेट अप्रूव करता है और रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को. याद रखिएगा, ये सब प्रोसेस है. दूसरा होता है प्रोमुलगेशन बाय द प्रेसिडेंट. यहाँ पर आर्टिकल 123(1) के तहत दो कंडीशन नेसेसरी कहा गया है. एक या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें आइदर पार्लियामेंट हो यानी कि वन हाउस के द्वारा हो या बोथ हाउस के द्वारा हो जब वो सेशन में ना हो. और एक होता है इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट साइन द ऑर्डिनेंस एंड इट पब्लिश इन द गेजेटेड ऑफ इंडिया. ओके. और एक होता है पार्लियामेंट्री रिव्यू, जिसमें पार्लियामेंट्री में जितना भी डिस्कशन होता है जो कि उसका रिव्यू आता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस एंड इट रिमेन वैलिड फॉर 6 वीक. 6 वीक तक ये वैलिड रहता है आप फ्रॉम द लेटर डेट ऑन विच द हाउस असेंबल. ओके. अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे पेंडिंग केस हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल्स मैंने लिखा हुआ है. आखिर इसका एम क्या है? एम बस यही है, हायरिंग को स्पीड करना है, रिड्यूस करना है डिले को, एंड देन आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द क्रेज को इम्प्रूव करना है. ठीक है. नाउ रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज. ओके. अब यहाँ पर आप देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए, ordinance promulgated by the president of the same effect as a law enacted by the parliament but it cannot amend existing act of parliament. बात को पहले समझिए. ऑर्डिनेंट प्रोमिगलेट हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा एज अ सेम इफेक्ट एज लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट इनेक्ट करता है लॉ के द्वारा, बट इट कैन नॉट अमेंड एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. बट इसको अमेंडमेंट मतलब अमेंड नहीं कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. एक ये कंडीशन है. एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशू ओनली व्हेन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन. याद रखिएगा, ओनली जो बोला गया है इसका मतलब है ये गलत होगा. ओनली का मतलब है आइदर हाउस या बोथ द हाउस. याद रखिएगा. ठीक. तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. एन ऑर्डिनेंस शैल सीज to operate at the expiration of the 6th week from the resemble of the parliament unless approved earlier. ठीक है. याद रखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर 6 वीक को लेकर, इट रिमेन्स वैलिड फॉर 6 वीक फ्रॉम द लेटर ऑफ द डेट ऑन विच द हाउस रिसेंबल. यानी कि जब हाउस रिसेंबल होगा तो वहाँ से 6 वीक तक ही वैलिड होगा जो पार्लियामेंट्री रिव्यू होता है. ठीक है. अब यहाँ पर उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला है, द ऑर्डिनेंस शैल शीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ द 6 वीक. याद रखिएगा 6 वीक एक्सपायर होने के बाद नहीं, जब वो डेट रिसेंबल होता है विद इन 6 वीक. ठीक है. तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, तो इसलिए ओनली 1 इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट,
ठीक है, ओनली वन इज द करेक्ट वन। अब आ जाओ, ये है सेकंड, ये सेकंड टॉपिक है इबोला आउटब्रेक इन डीआरसी, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए, इसका जो कैपिटल है वो किनहासा है। ओके, और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, याद रखना। बहुत सारे मैप में इस पर सबको दिख रहा होगा ये लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट यूपीएससी से क्वेश्चन आ सकते हैं। पीपल किल्ड इन द इबोला आउटब्रेक ऑफ द डीआर स्ट्रेन। देखिए, 4 तरह के स्ट्रेन पाए गए हैं। पहले बात को समझिए, एक है जायरे, ठीक है, एक है सूडान, एक है फॉरेस्ट्री, और एक है बूंदी बॉलिग, ऐसे करके कुछ नाम है, बूंदी बॉलिग। ठीक है, ये है स्ट्रेन है बूंदी बॉलिग। ये 4 तरह के स्ट्रेन पाए गए, जिसमें से जायरे सबसे खतरनाक है, जिसमें अभी बहुत ही ज़्यादा फैटेलिटी, ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट इसमें देखा गया 60 to 70। ये इस पर थोड़ा सा कम है, फॉरेस्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है, और ये बीबी में 30 to 40 देखा गया। सो आपको बता दूं, जायरे स्ट्रेन का मेडिसिन मिल चुका है, ठीक है, बाकी सब स्ट्रेन का एक्चुअली मेडिसिन मिल रहा है, लेकिन बीबी का अभी तक मेडिसिन मिला नहीं है, इस पर डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसका आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे डीआरसी में 80 से ज़्यादा अथॉरिटीज़ आर वांट नो वैक्सीन फॉर द स्ट्रेन इन द क्राइसिस दैट WHO डिक्लेयर एज इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी बाय ऑन संडे, एज अ टोटल 88 दैट 336 सस्पेक्टेड केस ऑफ द होमरेज फीवर, ठीक है, एंड हैव बीन रिपोर्टेड द CDC अफ्रीका सेड ऑन संडे। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन, देखिए इबोला वायरस है। इबोला वायरस अगर कोई भी अगर कहे कि कौन से स्ट्रेन को ये इंडिकेट करता है, तो वो होगा जायरे स्ट्रेन को। ठीक है, देखिए इबोला वायरस डिजीज इज रेयर एंड सर्वर, या ठीक है, और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यूपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा सकता है, जूनोटिक पैथोजन क्या होता है। जूनोटिक पैथोजन उसको कहा जाता है जब जो भी कोई वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा, एनिमल से जो ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूनोटिक पैथोजन। अब देखिए, द वायरस बिलोंग टू द ऑर्थोबोला वायरस जीनस ऑफ द फिलोवारिडे फैमिली। द एवरेज फर्टिलिटी रेट इज अराउंड 50% एंड द आउटब्रेक हैज शोन इज द मोर्टेलिटी रेट बिटवीन द 25 to 90। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, देखिए ट्रांसमिशन कैसा हो सकता है वहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्री में। पहली बात है बैट्स के द्वारा, जो फ्रूट बैट होते हैं, ठीक है, जो खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह को और उसके बाद वो छोड़ देते हैं, उसके बाद ह्यूमन उसी फ्रूट्स को बाइट करता है, तो इसलिए वो क्या हो गया भाई, एनिमल टू ह्यूमन में चला गया। अब एक स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लडी फ्लूइड और द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। एक होगा नॉट एयरबोर्न अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ओके, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन condition is being given in here, and the symptoms, what the symptoms is being there, there's hemorrhage fever, okay, the fatigue, headache, muscle pain and sore throat are be there. Advancement indication is the vomiting, diarrhea, rashes on the skin, okay, and several conditions is being shown about that organ failure, internal and external bleeding. Okay, the treatment and the preservation. Okay, the topic is the treatment. How can you treat the Zaire strain, Ebola virus? How can you treat it? Now, the WHO recommend some points. Early supportive care and rehydration improve survival. Okay, and existing drug vaccine mainly target the Zaire strain, not the BB. ये BB, याद रखिएगा. This is the Bundibugyo. Okay. एक्सटर्नल वैक्सीन फॉर द BBA स्ट्रेन आर अंडर डेवलपमेंट है, याद रखिए ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। जायरे स्ट्रेन को ही कहा जाता है इबोला वायरस, ठीक है, जिसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसका ड्रग्स अभी वैक्सीन मिल गया जो कि टारगेट करता है जायरे स्ट्रेन को, लेकिन बीबी को नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, ये जो बीबी है ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बीबी जो नाम जो किया गया, जो दिया जाता है WHO के द्वारा, ये एक्चुअली होता है प्लेस से। ये किससे होता है, प्लेस से रिलेटेड है। ओके, तो युगांडा में एक जगह है जहाँ पर मुंडी बेगियो करके एक शहर है, जहाँ से स्ट्रेन पाया गया 2007 में, ठीक है।
जिसका फर्टिलिटी रेट क्या है 30 से 50% है। ओके, और ये जो डीआरसी से युगांडा, जो कि कैपिटल है कंपाला, ठीक है, युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला, कंपाला तक ये चला गया। एंड नो अप्रूव वैक्सीन आर सफिशिएंट एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एक्सिस्टेंस फॉर द स्ट्रेन। वो ये बीबी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं डीआरसी, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए डीआरसी जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यहाँ से ये सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। ओके, और ये इस मैप के द्वारा आप थोड़ा सा समझ जाइए, ठीक है। मैप बस इसी के लिए है कि ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है डीआरसी, ठीक है, जिसकी कैपिटल किन्हासा है। ओके, नाउ व्हाई इबोला आउटब्रेक्स आर कॉमन इन अफ्रीका। आखिर अफ्रीका में इतना कॉमन क्यों है? ऑब्वियसली बात है, देयर इज सम फैक्टर्स आर बी देयर। फर्स्ट, नेचुरल रिजर्वियर। ओके, तो नेचुरल रिजर्वियर इज अ फ्रूट बैट्स, ओके, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड इन अफ्रीका, रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, बुशमीट, हंटिंग इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्टैक्ट डायरेक्टली होता है। एंड आ जाओ वीक हेल्थ केयर सिस्टम। ऑब्वियसली बात है कि अफ्रीकन हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ऑल द कंटिनेंट्स। एंड द पॉपुलेशन मूवमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, ओके, तो ऑब्वियसली बात है द माइग्रेशन एंड द पोरस border and violence hinder contaminated are be there. Burial practice, direct contact with the infected bodies during the funeral increase transmission, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडीज ड्यूरिंग द फ्यूनरल एंड इंक्रीज द ट्रांसमिशन इज ऑल्सो इफेक्टेड द या इंक्रीज द दिस स्ट्रेन। ना इबोला वायरस के बारे में जान लो। Ebola virus will not transmit through the airborne under the normal condition. Okay. Fruit bat are considered the natural reservoir of the, ये बिल्कुल करेक्ट है। Approve the vaccines are currently available for all the strain, ये बिल्कुल गलत है। all the strain तो नहीं है क्योंकि बीबी के लिए अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो 3 को एलिमिनेट करो, आंसर क्या होगा 1 and 2, ठीक। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 1 and 2। अब आ जाओ, एक नेक्स्ट टॉपिक है पैलियो चैनल। देखिए पैलियो चैनल एक्चुअली है क्या, ये क्या है, काफ़ी मतलब आप ऐसा सोच लो, सीएसआर ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो गंगा और यमुना नदी के बीच में एक ऐसा चैनल मिला है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट पे ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पैलियो चैनल, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़ में लिखा हुआ है द 200 किलोमीटर लॉन्ग पैलियो चैनल फॉर्म्ड बिटवीन द प्रयागराज एंड कानपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कानपुर है और यहाँ पर क्या है आपका प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पर है प्रयागराज। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं 200 किलोमीटर का जो दूरी है उसमें 4 to 5 किलोमीटर्स, ये 4 to 5 किलोमीटर का जो वॉल है, डेप्थ मतलब डेप्थ नहीं कहेंगे, जो एरिया विड्थ है, ठीक है, उतना आपका ग्राउंड वाटर यहाँ पर स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसी के बारे में चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो प्रयागराज कानपुर स्ट्रेथ यूपी बाय द साइंटिस्ट बाय द सीएसआर, ओके। सीएसआर याद रखिएगा, जो उसकी स्टैब्लिशमेंट है 1942 में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि 37 लेबोरेटरी इसके अंदर में, ओके। हाईलाइट ऑफ द डिस्कवरी, channels lie about the 10 to 15 meter below the surface, extend up to the 200 kilometer connecting the Prayagraj and Kanpur. Okay, this is the main factor. Main fact is being there, and the drill sites are the Sarai Akil, Sirathu and Fatehpur. Dimensions क्या है, 4 to 5 किलोमीटर इसका विड्थ है। ग्राउंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करीबन 3500 से लेकर 4000 मिलियन क्यूबिक फीट मीटर है, ओके, जो कि ह्यूज अमाउंट है, याद रखिएगा। ओके, नाउ एयरबॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिजिक्स सर्वे भी देखा गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है, हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, ये प्लेन्स के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर आपका इंडिकेशन मिल रहा है कि अंदर में कितना पानी स्टोर्ड है,
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। CSR का ये खुद ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है, द पैलियो चैनल कानपुर टू प्रयागराज। Okay, Paleo channel. What do you mean by Paleo channel? Paleo channel is the abandoned river channel. It is no longer part of the active river system. सही बात है, जो कि एक्टिव रिवर सिस्टम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट रिवर है, मतलब आइसोलेटेड रिवर है। ना फॉर्मेशन क्या हो सकता है भाई? ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द मेजर फ्लड, ठीक है, या मेजर फ्लड के द्वारा हो सकता है, या टेक्टोनिक मूवमेंट होगा। बोरियल चैनल क्या होता है? सम पैलियो चैनल रिमेन द बरीड beneath younger sediments. ओके, नाउ नेक्स्ट, अकरेंस क्या हो सकता है भाई? इसका अकरेंस कहाँ पर होगा? ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल जाता है? जहाँ पर एल्यूविलियल लैंडस्केप है। एल्यूविलियल मतलब जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। अब नाउ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रिचार्ज कर सकते हैं, या वाटर स्टोरेज कर सकते हैं। मिनरल सिग्निफिकेशन क्या हो सकता है? लोकेटिंग मिनरल डिपॉजिट सच एज यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेसर मिनरल्स आर बी देयर, ठीक है। अब नाउ विद रेफरेंस टू द पैलियो चैनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैलियो चैनल इज अबंडेंट रिवर चैनल, हैज नो लॉन्गर कैरियर एक्टिव रिवर फ्लो। बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, पैलियो चैनल आर कॉमन फाउंड इन द वॉल्केनिक लैंडस्केप। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, एक मिनट, वॉल्केनिक है ना, यहाँ पर तो एल्यूविलियल होना चाहिए, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी में होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? वॉल्केनिक नहीं होगा, ठीक है। सो ये हटाओ। ना थर्ड, देयर आर यूजफुल इन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, सही है। तो 1-3 आर बी द करेक्ट, 1-3 इज बीइंग द करेक्ट, ठीक है, 1-3 इज बीइंग द करेक्ट। अब आ जाओ आर्कटिक इंडिया इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा 19 तारीख को ऑस्लो में एक समिट रखा गया इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज़ को याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है फाइंड्स, याद रखिएगा, आप इसको लिख लीजिए FINDS, ठीक है। F फॉर फिनलैंड, I फॉर आइसलैंड, N फॉर क्या हो जाएगा? नॉर्वे, एंड D फॉर डेनमार्क, एंड S फॉर स्वीडन। ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, ये इंडिया के साथ एक ऑस्लो समिट करती है, जहाँ पर उनका कहना है कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करे, एज अ ऑब्जर्वेटरी स्टेटस उनको दिया गया है इंडिया को। आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, कहाँ पर? आर्कटिक फ्रंटियर पे आप भी यहाँ पर आइए, निवेश करिए, ओके। सो और यहाँ पर इंडिया की तरफ से PM मोदी जी थे। नाउ इंडिया नॉर्डिक समिट मल्टीलैटरल फोरम बिटवीन द इंडिया एंड द 5 नॉर्डिक कंट्रीज, इसका स्टार्टिंग हुआ था 2018 में। एम क्या है? कॉम्बिंग नॉर्डिक टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एक्सपर्टाइज एंड इन्वेस्टमेंट विद इंडियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ओके। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर रशिया भी है बगल में, रशिया एंड चाइना ऑब्वियसली बात है आर्कटिक रीजन में एक्टिव है, तो यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज में इंडिया को लेकर आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि आप भी यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए आर्कटिक या नॉर्डिक कंट्रीज जानते हैं कि यहाँ पर अगर एक्सप्लोरेशन अगर इंडिया करेगा तो इसमें उनको भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर टाइमलाइन आप देख सकते हैं। स्टॉकहोम 2018 में हुआ था, कोपेनहेगन 2022 में, और ऑस्लो 2026 में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट, ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन एंड आर्कटिक सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऐसा क्यों बोला गया पता भी? इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी अभी स्वीडन एंड डेनमार्क ने क्या किया, अभी नेटो कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है, तो इसलिए वो चाहता है ना कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी भी रहे वहाँ पर जहाँ पर रशिया जो है अटैक उसको ना करे या उसको हार्म ना पहुँचाए। तो सबसे सेफ कंट्री कौन है भाई? इंडिया। इंडिया को पार्टिसिपेट करवा दो यहाँ पर, तो जिसके कारण रशिया कभी नॉर्डिक कंट्रीज़ की तरफ आँख भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये उनका क्या है भाई? टेक्निक है, ट्रिक्स है, जिसमें इंडिया को ज़्यादा एडवांसमेंट दिया जा रहा है कि आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। नाउ
द की एरिया क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, आर्कटिक रिसर्च, जियोपॉलिटिक, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ट्रेड एक्सपेंशन थ्रो। ओके, दिस द की एरियाज आर बी देयर। रिसेंट चेंजेस क्या किया गया, ये आप जैसा देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन वार। यहाँ पर क्या है, रशिया यूक्रेन वार जो है वो यूरोपीय सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को पूरी तरह से चेंज कर दिया, जिसमें से नाटो का एक्सपेंशन होता है। फिनलैंड एंड स्वीडन क्या करते हैं, नाटो में ज्वाइन होते हैं। आर्कटिक पावर डायनेमिक्स का मूवमेंट होता है, जिसमें रशिया चाइना आर्कटिक कॉर्पोरेशन में है। आर्कटिक शिप्स एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर शुरू किया जाता है। तो आपको मैं बता दूँ, ठीक है, ये सब आपके चल रहे हैं ना। आर्कटिक वार्मिंग अभी जो हो रहा है, देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर मैप होगा तो मैं आपको और अच्छा से ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। देखिए एक्चुअली यहाँ पर आप समझिए, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। आप यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट से आप निकल सकते हैं ड्यू टू द नॉर्वे, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज, यूरोप। अब आप सोचिए, ये है आपका नॉर्थ पोल। अगर इसको जितना आप इसको डैमेज करोगे ना, ठीक है, आप तो यहाँ से रूट आप निकाल लोगे, लेकिन इसका रूट आपका दो तरफ से भी निकल रहा है, ठीक है। बैफिन बे से भी निकल रहा है, ब्यूफोर्ट सी से भी आप निकाल रहे हो, यहाँ से भी आप अपना एक वे निकाल रहे हो, ठीक है। आप अपना तरह से अपना निकाल दिए वे, लेकिन ये एक तरह का अल्टरनेटिव रूट बन जाता है, क्योंकि आप अभी पता है हॉर्मूज में वार चल रहा है, ठीक है, जहाँ पर ईरान और यूएस का जो वार हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पीक में है। तो जितने भी कंट्रीज़ है ना, सबका फोकस अभी आर्कटिक रीजन पे है। क्यों ना यहाँ पर हम लोग अपना ट्रेड रूट स्टार्ट करें और डायरेक्ट यूरोप कंट्री से हम इससे डायरेक्ट में मिल लें, ठीक है। सो यहाँ पर भी यहाँ पर एक फोकस बन रहा है। ओके, तो दिस द अल्टरनेटिव रूट्स फॉर द ट्रेडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक। ऑब्वियसली बात है, क्लाइमेट चेंज, आर्कटिक वार्मिंग हो रहा है 3 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज एंड अफेक्ट द इंडियन मानसून, हिमालयन ग्लेशियर एंड सी लेवल। शिपिंग रूट से मेल्टिंग आइस किया जा रहा है एनएसआर में, नॉर्दर्न सी रूट में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये कैन रिड्यूस यूरोप एंड एशिया शिपिंग टाइम। ओके, शिपिंग टाइम में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग रूट ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज लीड इन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल शिपिंग। ओके, okay, now energy and minerals rich in oil and gas and critical mineral importance for the Indians energy security and geopolitical importance क्या हो सकता है भाई, the emerging reason of the strategic and military competitions and NATO expansion has rash Arctic dynamics and India presence क्या हो सकता है भाई। देखिए इंडिया का प्रेजेंस है वहाँ पर है, एक तो ऑब्जर्वर है, इंडिया इज ऑब्जर्वर फॉर द आर्कटिक काउंसिल 2013 से है, जहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है हिमाद्री। हिमाद्री कब से, 2008 में, ठीक है, हिमाद्री कब से, 2008 में। और ये कब से है भाई, 2014 में, ठीक है। इंडिया आर्क कब से, 2014। याद रखिए इंडिया आर्क जो है वो समुद्र के नीचे है, 200 मीटर के नीचे है, 190 मीटर के नीचे है वो, ठीक है। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द सी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर आ जाइए। आर्कटिक पॉलिसी 2022, ऑफिशियली आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च इन द 2022। नाउ फोकस एरिया रिसर्च, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। रिसर्च, नाउ साइंटिफिक रिसर्च क्या हो सकता है भाई, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन सपोर्ट द ईयर राउंड आर्कटिक मिशंस एंड इंडिया ऑब्जर्वेटरी मॉनिटर द आर्कटिक ओशंस। याद रखिएगा, इज द फोकस ऑन द आर्कटिक ओशन एंड ग्रुप बदेर laboratory studying the Arctic atmosphere and pollution, and National Center for Polar and Ocean Research Coordination Operation. Okay. Now, polar infrastructure. India is building an indigenous polar research vessel. Okay. The collaboration between the Greenwich, Guardridge shipbuilders, energy engineers, and Quasberg Gruppen. ठीक है, ये सब आपके शिप बिल्डर्स के नाम है जो कि कॉपरेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन हो रहा है आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस में 2013 से। एक्सपेंशन किया जा रहा है आर्कटिक कॉपरेशन विद द नॉर्डिक कंट्रीज, एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। एक ट्रेड रूट है, याद रखिए, रशिया के साथ, जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर विद द रशिया, यानी कि इंडिया यूरोप कंट्री के साथ पार्टिसिपेट करके
आर्कटिक कॉर्पोरेशन में भी सहायता कर रहा है और यहाँ पर रशिया के साथ भी एक लिंक बनाकर यहाँ पर मैरीटाइम कॉरिडोर स्थापित कर रहा है, याद रखना। नाउ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको आप देख सकते हैं। अब आ जाओ ऑफशोर जो फिजिकल सर्वे, जहाँ पर ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन देखा गया है, बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है डीजीएच का इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इंडिया अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस रेगुलेटर है। नाउ की फीचर्स जान लो। सर्वे एक किया गया है जहाँ पर 1,61,000 किलोमीटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, ओवर द 2 ईयर्स नियर बाय द बेसिन, जिसमें से कवर किया गया सौराष्ट्र, महानदी, कृष्णा गोदावरी, बंगाल ऑफशोर, कावेरी, अंडमान बेसिन, सबका एक कवर किया गया 2 साल के अंदर अंदर। ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ONGC आर अंडरटेकिंग डीप सी ड्रिलिंग के लिए वो लोग ज़्यादा फेमस है। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सर्वे किया गया बंगाल ऑफशोर को लेकर, सर्वे को लेकर, और यहाँ पर महानदी ऑफशोर को लेकर, यहाँ पर क्या मिला है, तेल का भंडार मिला है, ठीक है। Now central expert panel is reviewing safety profile for the 2 major plant protection chemical। देखिए यहाँ पर कुछ केमिकल्स है, ये मेनली प्रीलिम्स को फोकस करके बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा पैराक्विट डाइक्लोराइड, ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और वो डिस्ट्रॉय कर देता है प्लांट टिश्यू जैसे ही वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। इसका हम लोग कंट्रोल करते हैं, वीट कंट्रोल करते हैं नियर बाय द कॉफ़ी, रबर, वीट, मेज, कॉटन, पैडी, टी एंड शुगर केन। इसका रेगुलेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ पेस्टिसाइड है, याद रखिएगा, जो कि बैंड है 60 कंट्रीज में, ठीक है। तो ये केमिकल का नाम है। एंड कार्बोसल्फेन, ये कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है जो कि डिस्क्रप्ट करता है पेस्ट को नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, कॉटन एंड राइस कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पर पेस्ट को मारते हैं हम लोग। ओके, टारगेट पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल द स्टेम बॉर्डर एंड गाल बाय द WH एंड 3 सल्फाइड्स एंड BBH। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, इजी क्वेश्चन हो गया। पाराक्विप डाइक्लोराइड इज अ नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन है ना, ठीक है। यहाँ पर रॉटरडैम कन्वेंशन तो नहीं है यहाँ पर, बट ठीक है, POP होता है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो सकता है, ठीक है, POP, तो रॉटरडैम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 1 होगा, यहाँ पर ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो ठीक है, आप जैसे ये देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो इस तरह से आर्टिकल रोज़ मैं पब्लिश करूँगा या आप लोग को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे तरफ से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा विद डिटेल आंसरिंग के साथ, और बहुत ही ईजी मैथड में, ईजी वे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए आप लोग।